डियर स्टूडेंट, हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आज लास्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे, इनफर्टिलिटी और ART। इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन क्या होता है, और दूसरा ART वो सहायक जनन प्रौद्योगिकी जो कि इनफर्टिलिटी को दूर करने में सहायक हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन। ये इनफर्टिलिटी की मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है? अनफर्टिलिटी का मतलब है अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड। अगर कोई दंपत्ति ये चाहता है कि उसकी संतान हो, लेकिन फिर भी संतान उत्पन्न करने में अक्षम है, संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, तो उसी दशा को हम लोग क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो यदि कोई दंपत्ति संतान उत्पन्न करने में अक्षम है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। ये इनफर्टिलिटी जो है वो दो तरह की होती है। कितने तरह की होगी? दो तरह की होती है। पहला प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी अर्थात प्राथमिक बांझपन और द्वितीयक बांझपन। प्राथमिक बांझपन या प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होता है? यदि मैरिज या विवाह के 1 साल तक कोई दंपत्ति संतान उत्पन्न करने में अक्षम रहता है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। यदि कोई दंपत्ति जिसका विवाह हुआ और विवाह के 1 साल के अंदर उसे बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होता है? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में ध्यान देना, संतान अर्थात जो प्रेगनेंसी है वो तो होती है, लेकिन जन्म के पूर्व ही वो जो गैस्ट्रेशन पीरियड है वो समाप्त हो जाता है, एबार्शन हो जाता है, जिसके कारण से संतान उत्पन्न नहीं कर पाते। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी उसे कहा जाता है जिसमें कोई दंपत्ति जो है वो उसमें प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन जन्म के पूर्व ही वो क्या हो जाता है? खंडित हो जाता है, जिसे आप लोग कहते हैं, या जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें एबार्शन हो जाता है, जिसके कारण से संतान उत्पन्न करने में दिक्कत आती है, तो उसे हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में और प्राइमरी इनफर्टिलिटी, इसके कारण क्या हो सकते हैं, क्यों ये इनफर्टिलिटी होती है? तो उसके कारणों में जो NCERT ने मेंशन किया है, 40% इनफर्टिलिटी मैन में अर्थात पुरुष में कमी के कारण से हो सकती है। 40% इनफर्टिलिटी का जो कारण है वो वुमेन में किसी कमी के कारण से हो सकती है, और 20% मैन एंड वुमेन दोनों में कमी के कारण से हो सकती है। तो ध्यान देना, इस इनफर्टिलिटी के कारणों में अगर परसेंटेज देखा जाए तो 40% जो कारण होते हैं वो पुरुषों में कोई न कोई कमी के कारण से इनफर्टिलिटी रहती है, संतान उत्पन्न नहीं हो पाता। 40% स्त्री में कमी के कारण से ये देखा जाता है कि संतान उत्पन्न नहीं हो पाती,
और 20% ऐसे भी लोग हैं जिसमें दंपत्ति में दोनों अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों में कमी के कारण से संतान उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से इनफर्टिलिटी के जो कारण होंगे वो कारण स्त्री में भी होंगे, पुरुष में भी हो सकते हैं, या जो दंपत्ति है उनमें पुरुष और स्त्री दोनों में अगर कमी है तो उसके कारण से संतान उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। सबसे आप सभी जानते हैं कि जो ये रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया ह्यूमन में होती है, उस रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में टोटल अगर आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फीमेल का पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि फीमेल में ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया उनके फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। इसके बाद इम्प्लांटेशन जो होता है वो यूट्रस के अंदर होता है, और फिर आगे जो गैस्ट्रेशन है वो डेवलप यहीं एम्ब्रियो जो होता है यहीं पर डेवलप होता है, फीटस इसी यूट्रस के अंदर डेवलप होता है। और साथ साथ ध्यान देना, जन्म के समय भी ये यही स्ट्रक्चर मिलकर के सहायता करते हैं। तो अगर देखें तो स्त्रियों में ठीक है इसके बहुत ज़्यादा कारण दिखाई पड़ते हैं। अब क्या क्या कारण एक स्त्री में होगा जिसके कारण से उसमें इनफर्टिलिटी अर्थात जो बांझपन होता है वो आ जाता है। तो सबसे पहले यहीं पर चर्चा कर लें। तो ध्यान देना, ये ओवरी है। क्या है? ओवरी। आजकल स्त्रियों में एक बहुत कॉमन डिजीज आप कह सकते हैं जिसे PCOD कहते हैं। PCOD। PCOD क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें क्या होता है, जो ये ओवरी है इसी ओवरी में कुछ सिस्ट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सिस्ट बन जाते हैं। इन्हीं सिस्ट के बन जाने से, बहुत से जब सिस्ट बन जाएंगे ओवरी के अंदर, तो जो फॉलिकल होता है उसके मूवमेंट में दिक्कत आती है, वो मूवमेंट नहीं कर पाता। जिस समय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH के प्रभाव से यहाँ पर फॉलिकल की ग्रोथ होने लगती है, तो वो फॉलिकल ग्रोथ करते हुए मूवमेंट करता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्या बन गए, यहाँ पे सिस्ट बने हुए हैं। तो उस सिस्ट के कारण से फॉलिकल की जो ग्रोथ और ठीक है उसका मूवमेंट होता है वो प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण से अक्सर ओवम रिलीज नहीं हो पाता। और जब ओवम रिलीज ही नहीं होगा तो ऐसे में फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है। तो ये पहला कारण जो कि मेजर कारण इस समय स्त्रियों में देखा जा रहा है, PCOD अर्थात पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के कारण से उनके ओवरी में जो फॉलिकल होते हैं उनमें मूवमेंट नहीं हो पाती, और फिर ओवल्यूशन अर्थात अंडोत्सर्ग प्रभावित होगा। और जब अंडोत्सर्ग होता ही नहीं तो ऐसे में कंडीशन क्या हो जाएगी, प्रेगनेंसी कभी हो ही नहीं सकती। दूसरे कारण में अगर देखें तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में आपको बताया गया था 3 रीजन होते हैं। ये इनफंडिबुलम है, ये एम्पुला है। इसी एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। क्या होती है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। अब कंडीशन क्या हुआ कि ये यहाँ से ओवल्यूशन हुआ, अंडोत्सर्ग हुआ, और वो ओवम निकल करके वो कहाँ पे आ गया, वो आ करके एम्पुला, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में स्थित हो जाता है। और इधर से उसी समय अगर क्वाइटस हुआ, कॉपुलेशन हुआ, तो जो स्पर्म रिलीज किए गए वो स्पर्म जो होते हैं वो वेजाइना, इसके बाद सर्विक्स से होते हुए यूट्रस, और यूट्रस से फिर होते हुए यहीं फैलोपियन ट्यूब में जा करके फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न करते हैं। लेकिन है क्या कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये फैलोपियन ट्यूब है इसका जो ल्यूमेन है ये अगर सकरा हो जाए, अगर ये ल्यूमेन क्या हो गया, सकरा हो गया, तो सकरा हो जाने पर ध्यान रखिएगा, ये ल्यूमेन अगर ये क्या हो जाए, सकरा हो जाता है,
अर्थात जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है वो फैलोपियन ट्यूब क्या हो गई, फैलोपियन ट्यूब जो है वो नैरोवर हो जाती है। तो अगर फैलोपियन ट्यूब नैरोवर हो जाती है तो स्पर्म यहाँ ओवम तक पहुँच ही नहीं पाते, जिसके कारण से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आगे प्रेगनेंसी कोई चांस नहीं है। मान लेते हैं स्पर्म बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्पर्म है। अगर वो स्पर्म इस नैरोवर पार्ट से होकर के यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी कर देता है तो ध्यान में रखिएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट की साइज बड़ी होती है, और जाइगोट की साइज अगर बड़ी होगी तो वो कभी भी इस नैरोवर पार्ट से जाइगोट मूव करते हुए जब इस्थमस में आएगा तो क्योंकि इसका ल्यूमन क्या है, सकरा है, और ल्यूमन सकरा होने के कारण से ये यूट्रस की तरफ नहीं आ पाता और यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस कारण से भी अगर किसी फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब है वो फैलोपियन ट्यूब क्या हो गई, अगर नैरोवर है, नैरोवर, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब अगर नैरोवर हो जाती है, सक्रिय हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट का मूवमेंट जो होता है यूट्रस की तरफ ना हो पाने के कारण उसमें प्रेगनेंसी नहीं हो पाती और वो स्त्री कभी माँ नहीं बन पाती है। तो इस प्रकार से दूसरा कारण हुआ, ठीक है, नैरोवर फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद तीसरा जो स्त्री में देखिए ये यूट्रस है। तो यूट्रस में भी कभी काल क्या होते हैं, इसमें भी सिस्ट बन जाते हैं, इसमें भी क्या बन गए, सिस्ट हो जाते हैं। तो यूट्राइन सिस्ट अगर बन गए तो उसके कारण से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, और इम्प्लांटेशन अगर नहीं होगा तो आगे प्रेगनेंसी नहीं होगी। दूसरी चीज़ देखिए, ये जो इंडोमेट्रियम है, अगर ये इंडोमेट्रियम प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई, उसका विकास प्रॉपरली अगर नहीं होता तो ध्यान रखिएगा, जब तक इंडोमेट्रियम प्रॉपरली डेवलप नहीं हो जाएगी तब तक यहाँ पर जो एम्ब्रियो है, वो जो ब्लास्टुला स्टेज का ब्लास्टोसिस्ट होता है वो ब्लास्टोसिस्ट से अटैच ही नहीं हो पाता, और अगर अटैच हो गया और इंडोमेट्रियम कमज़ोर है तो कुछ समय बाद यहाँ से मिसकैरेज हो जाएगा और वो उसका आगे डेवलपमेंट नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी समाप्त हो जाती है, एबॉर्शन हो जाता है। तो खास करके ध्यान रखिएगा, यूट्रस में सिस्ट होने के कारण से अथवा इंडोमेट्रियम के कमज़ोर होने के कारण से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, और ऐसे में ये संतान उत्पन्न नहीं होगा, और संतान अगर उत्पन्न नहीं कर पाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो इनफर्टिलिटी का एक कारण बन सकता है ये यूट्रस। अगर हम यहाँ पे सर्विक्स के बारे में देखें तो सर्विक्स में एक बहुत सक्रिय कैनाल है जिसे हम सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। ये सर्वाइकल कैनाल भी अगर सक्रिय हो जाती है तो स्पर्म को ऊपर यूट्रस में ये स्पर्म जो है नहीं पहुंच पाएगा, और ऐसे में भी क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, और ऐसे दंपति जो होते हैं संतान विहीन रह जाते हैं, संतानहीन रह जाते हैं। तो ये कुछ कारण। अच्छा, इसके साथ साथ देखिएगा हार्मोनल डिसबैलेंस। जो हार्मोनल डिसबैलेंस है, आप जानते हैं कि स्त्रियों में जो प्रमुख हार्मोन्स हैं उन प्रमुख हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन हैं? एक तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तीसरा है प्रोजेस्टेरॉन, इसके बाद चौथा हार्मोन है ईस्ट्रोजन। तो ये चार हार्मोन आप ध्यान रखिए बहुत महत्वपूर्ण रोल करते हैं किसी स्त्री में प्रेगनेंसी के लिए। तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन या ईस्ट्रोजन, अगर इस हार्मोन में किसी भी हार्मोन में डिसबैलेंस रहेगा तो अगर डिसबैलेंस आएगा तो निश्चित है कि वो कभी माता या पिता, मतलब वो स्त्री जो होगी वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी, अर्थात उसमें प्रेगनेंसी होने के कोई चांस नहीं हो। तो हार्मोनल डिसबैलेंस भी के कारण से भी कभी कभी स्त्रियों में क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है
और संतान उत्पन्न नहीं कर पाते। अब इसके बाद देखिए, पुरुषों में अगर हम बात करें, पुरुषों में कि क्या कारण है कि पुरुषों में अगर इनफर्टिलिटी के क्या कारण हो सकते हैं, तो आप देखिए जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, उस संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया में जो पुरुष होता है, उस पुरुष से केवल स्पर्म ही लिया जाता है। अब उसमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है, पुरुष में कौन से वे कारण हो सकते हैं जिसके कारण से पुरुष के कारण से संतानहीनता आती है। तो उसमें देखिए, पहला जो है वो अगर देखें तो जो टेस्टिस है, इनका प्रमुख जनन अंग होता है पुरुषों का, टेस्टिस या वृषण। तो वृषण में अगर मान लेते हैं हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए, क्या हो जाए, हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए तो ध्यान रखिएगा, पुरुषों का जो प्रमुख हार्मोन्स होता है वो एंड्रोजन्स होते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन। अगर किसी पुरुष में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो जाए तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो होती है वो प्रभावित होती है। ऐसे में अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया ही नहीं होगी तो स्पर्म नहीं बनेंगे। अगर स्पर्म नहीं बने तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एजूस्पर्मिया, एजूस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया अर्थात अगर किसी पुरुष में क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया नहीं हो पा रही है, तो उसमें ए मीन्स एब्सेंट, जूस्पर्मिया मतलब स्पर्म, तो उसमें उसके सीमेन में स्पर्म ही नहीं होते, तो एजूस्पर्मिया के कारण से कोई पुरुष क्या होगा, संतान उत्पन्न करने में अपना योगदान नहीं कर सकता है, स्पर्म नहीं देगा। दूसरा हो सकता है कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की कमी है, और अगर कमी है तो उसके कारण से स्पर्मेटोजेनेसिस तो हो रही है, लेकिन स्पर्म क्या है, कम बन रहे हैं। तो अगर स्पर्म कम बन रहे हैं तो उसको हम कहते हैं ओलाइगोस्पर्मिया, या हाइपो भी आप कह सकते हो, हाइपोस्पर्मिया कह सकते हैं। यहाँ पे इसका हम दूसरा नाम हाइपोस्पर्मिया भी कह सकते हैं, हाइपोस्पर्मिया आ गया। अब देखिए, जो स्पर्म का नंबर होता है, वास्तव में फर्टिलाइजेशन के लिए तो केवल एक स्पर्म की आवश्यकता होगी, लेकिन तब भी जब क्वाइटस होता है तो उस क्वाइटस के दौरान लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक क्वाइटस में, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में यहाँ पर रिलीज किए जाते हैं, एक क्वाइटस में। ध्यान रखिएगा, 200 से 300 मिलियन स्पर्म। इसमें से 60% स्पर्म के पास मोबिलिटी या एक्टिवनेस रहना चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। 60% स्पर्म कैसे हो, एक्टिव हो। और इस 60% में से कम 40% स्पर्म ऐसे हो जिसमें बहुत अच्छी मूवमेंट हो, अर्थात वाइग्रेस मूवमेंट होना चाहिए, वाइग्रेस मूवमेंट होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में स्पर्म रहेंगे तभी उसमें से कुछ स्पर्म आगे पहुंच करके यहाँ फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन संपन्न करा पाते हैं। अगर किसी में ये स्पर्म का नंबर कम हो गया, उसे हाइपोस्पर्मिया है, बहुत कम संख्या में स्पर्म बन रहे हैं, तब भी देखा जाता है कि संतान उत्पन्न करने में दिक्कत आती है, कठिनाई आती है। इसके अतिरिक्त जो देखिए एसेसरी डक्ट हैं पुरुषों में, उसमें रेटेटेस्टिस है, इसके बाद वास डिफरेंशिया है, इपिडिडाइमस है, वास डिफरेंशिया है।
ये जो डक्ट है, इस डक्ट में अगर कहीं ब्लॉकेज हो जाए, जैसे आपको बताया गया कि अगर यहाँ फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ जाता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, उसी प्रकार से पुरुषों के जो एसेसरी डक्ट हैं, सहायक डक्ट अर्थात नलिकाएं हैं, उसमें अगर किसी कारण से ब्लॉकेज रहता है तब भी सीमेन में क्या होते हैं, स्पर्म नहीं आ पाते और ऐसे में फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाती, आगे संतान उत्पन्न करने में दिक्कत आती है। तो इस प्रकार से ये कुछ कारण आपको बताए गए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं मानूं तो ये कहूँगा कि स्ट्रेस जो है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन इसके बाद भी अगर दंपत्ति में स्ट्रेस है, तनाव है, वो मानसिक रूप से क्या है, ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, तो उनमें ये देखा जाता है कि सामान्य होने के बाद भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन है जो कि इनफर्टिलिटी के कारण में आता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण से इनफर्टिलिटी हो सकती है, अर्थात वे दंपत्ति संतान उत्पन्न करने में अक्षम रहते हैं, अयोग्य हो जाते हैं। तो यहाँ तक ये कंडीशन। अब देखिए, ये सब तो इनफर्टिलिटी के कारण है, तो क्या इनको दूर किया जा सकता है? तो श्योरली दूर किया जा सकता है। हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी तकनीक डेवलप की है जिसके द्वारा हम ऐसे जो दंपत्ति हैं जो कि इनफर्टाइल हैं, अर्थात जिनमें अभी संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, उन्हें भी हम विज्ञान की जो तकनीकियां हैं जिसके द्वारा हम संतान उत्पन्न कराने में सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिसे हम वे तकनीक जिसके द्वारा इस इनफर्टाइल जो कपुल्स होते हैं, दंपत्ति होते हैं, उनमें संतान उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं ART अर्थात असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या टेक्निक। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, इसके थ्रू, सहायक जनन प्रौद्योगिकी के थ्रू हम लोग ऐसे लोगों में संतान उत्पन्न करा सकते हैं। 4 तकनीक जिसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे अध्ययन करेंगे, उसमें से पहली तकनीक है वो क्या है? IVF। ध्यान दीजिएगा, IVF अर्थात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और आगे शब्द ET जुड़ा है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता क्या है? तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे पहले फर्टिलाइजेशन 2 तरह का होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होगा? 2 तरह का। फर्टिलाइजेशन अर्थात जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, वो जिस स्थान पर होती है उसके आधार पर इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन, और दूसरा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन किसे कहा जाता है और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किसे कहा जाता है, यही चीज़ कंफर्म कर लीजिए। जो इन वीवो फर्टिलाइजेशन है, ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया नेचुरल रूप से अगर होती है तो उसे हम कहते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन, नेचुरल फर्टिलाइजेशन आप कह सकते हैं। देखिए, आपको बताया गया जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो फीमेल के ओविडक्ट अर्थात फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होती है। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगा उसे हम कहेंगे इन वीवो फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? उसे क्या कहेंगे? इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ये ठीक है, जहाँ पे होना चाहिए, प्राकृतिक रूप से जहाँ फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, अगर वहीं पर हो रहा है तो उसे हम इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
दूसरा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ फीमेल, अर्थात जो फीमेल है, जो स्त्री है, उसके शरीर से बाहर फर्टिलाइजेशन की क्रिया जब होती है तो उसे हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो का अर्थ है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पे हो रही है, स्त्री के शरीर से बाहर टेस्ट ट्यूब में होती है। किस में होती है, टेस्ट ट्यूब में कराई जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ध्यान रखिएगा, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होगा वो क्या है, बाहर होता है। अब देखिए, अगर कोई कारण है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम कब कराते हैं, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम तब कराएंगे जब किसी स्त्री में के फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाती है। अगर कोई ठीक है फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, वो उसका जो ल्यूमेन है वो सकरा है और उस के कारण से वहाँ पर ठीक है फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल है उसके शरीर से ओवम को बाहर निकाल लिया जाता है और जो मेल होता है अर्थात पुरुष, उससे स्पर्म लिया जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि देखिए दंपत में जो दंपत है जो संतान चाहते हैं उसमें से अगर मेल जो है वो ठीक है स्पर्म उस पर नहीं बन रहे हैं तो किसी हेल्दी डोनर से स्पर्म लिया जा सकता है, इसका कोई माने। फिलहाल यहाँ पे जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी कपल जो संतान उत्पन्न करना चाहते हैं उनमें से फीमेल से हम ओवम को ले लेते हैं और मेल से हम स्पर्म को ले लेते हैं और दोनों को टेस्ट ट्यूब में बाहर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराते हैं। जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो आप जानते हैं जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट क्या होंगे, टेस्ट ट्यूब में आपस में संयुक्त होते हैं तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसी कारण से इनको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई तो उसके बाद क्या बन जाता है, जाइगोट। और आगे जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपको पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि इस जाइगोट में क्लीवेज होती है। क्लीवेज के थ्रू इस में ठीक है सेल का नंबर बढ़ने लगता है। तो जाइगोट जब क्लीवेज करता है, पहली क्लीवेज होती है तो 2 सेल बनता है, 2 से 4 सेल बनता है, 4 से फिर 8 सेल बनता है। तो इस प्रकार से ध्यान में रखिएगा, जाइगोट से लेकर के 8 सेल स्टेज का जो एम्ब्रियो होता है उसे हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, जिफ्ट। ये ध्यान रखिएगा, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या करते हैं इसको क्या कहेंगे, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो जाइगोट से लेकर 8 सेल स्टेज तक का जो एम्ब्रियो होता है उसको सीधे हम लोग फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर देते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, जिफ्ट कहते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो यहाँ पर जाइगोट से लेकर के 8 सेल स्टेज तक का एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है और जब ट्रांसफर किया जाता है तो वो सीधे फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में किया जाता है, जिसे हम जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। केवल फर्टिलाइजेशन की क्रिया बाहर होती है, बाकी शेष जो डेवलपमेंट है इम्प्लांटेशन से लेकर के गैस्ट्रेशन का जो पूरा पीरियड है वो सब कुछ फीमेल के शरीर के अंदर ही होता है। तो 8 सेल स्टेज तक का एम्ब्रियो अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, जिफ्ट अर्थात जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहेंगे। ट्रांसफर के बाद जब जाइगोट में क्लीवेज हुई और क्लीवेज होने के बाद उसे 8 सेल स्टेज से ज़्यादा की अवस्था में अगर ट्रांसफ़र दिया जाता है तो उसे हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र नहीं करते, बल्कि उसे कहाँ करते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र करते हैं, अर्थात यूट्रस के अंदर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जब एम्ब्रियो जो बना अगर वो 8 सेल स्टेज से ज़्यादा का है, अर्थात 16 सेल स्टेज का है या 32 सेल स्टेज का है, तो उसको हम लोग ठीक है फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जब भी करेंगे तो उसे कहाँ कहेंगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र करेंगे,
अर्थात यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसी को हम लोग इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये IVF जो तकनीक है वर्तमान में ऐसे दंपति के लिए सबसे ज़्यादा सहायक है। अब दूसरे जो तकनीक है इसमें ये गिफ्ट अर्थात गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ये क्या होता है? इसमें क्या है, अगर कोई फीमेल अर्थात जो स्त्री है वो उसमें oogenesis की क्रिया प्रभावित है, अर्थात ओवम निर्माण नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो सारा वो इन्वायरमेंट प्रदान करती है जिससे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट उसके शरीर के अंदर हो सकता है, लेकिन वो क्या है, उसके ओवरी में जो ओव्यूलेशन अर्थात या oogenesis की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है, ओवम का निर्माण नहीं हो पाता, अंडे का निर्माण नहीं होता। तो ऐसी स्त्री में क्या किया जाता है, किसी जो स्वस्थ डोनर है उसके शरीर से एक ओवम लिया जाता है और उस ओवम को अर्थात जो फीमेल गैमीट है उसे हम लोग क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र इसको बोलते हैं। ये ऐसी स्त्री में होता है जिसके ओवरी में oogenesis नहीं हो रही है, ओवम नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे में किसी स्वस्थ स्त्री से ओवम लिया जाता है और उस ओवम को हम लोग उस स्त्री जो कि माँ बनना चाहती है उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। लेकिन जब गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस समय सेक्सुअल कांटेक्ट होना आवश्यक होता है, जिससे जो स्पर्म है वो जा करके फर्टिलाइजेशन करे और आगे प्रेगनेंसी स्थापित हो सके। तो ये था दूसरा गिफ्ट। अब इसके बाद तीसरा है, जो तीसरी तकनीक है, उस तीसरी तकनीक में AI अर्थात आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये क्या होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये अगर किसी पुरुष में जो दंपति है उसमें जो पुरुष है उसमें अगर स्पर्म नहीं बन रहे हैं अर्थात एजोस्पर्मिया है या बन भी रहे हैं तो बहुत कम संख्या में हैं, तो ऐसे में जो भी डोनर हो या जो हस्बैंड है वो उसके सीमेन को डायरेक्ट फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अथवा उसे आगे और तक फैलोपियन ट्यूब तक हम ट्रांसफ़र भेज देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है। तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तभी किया जाता है जब पुरुष इंसेमिनेशन की क्रिया में फेल हो जाता है, अर्थात हो सकता है कि उसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो और उसके कारण से इंसेमिनेशन ना हो पा रहा हो, या उसके स्पर्म संख्या में कम हो, मोबिलिटी कम हो, तो इन सब के कारण से वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, स्पर्म और के साथ जो सीमेन है उसको डायरेक्ट जो होता है फीमेल के यूट्रस में अथवा फैलोपियन ट्यूब तक भेज देते हैं और इसके बाद फर्टिलाइजेशन वहाँ पे हो जाता है, संतान उत्पन्न हो जाती है। और लास्ट अर्थात जो आज ये चौथा कारण है, चौथा जो तकनीक है सहायक जनन प्रौद्योगिकी की, वो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो अगर किसी पुरुष का स्पर्म ऐसा है कि वो ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो अगर ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में एक स्पर्म को डायरेक्ट जो होता है वो ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ओवम के साइटोप्लाज्म, ये ओवम है और ये मान लेते हैं स्पर्म है, तो इस स्पर्म को डायरेक्ट इसमें इंजेक्ट कर देते हैं, इसके ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं,
जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाता है और आगे का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या होता है, एक स्पर्म को हम तकनीक के माध्यम से इस ओवम के साइटोप्लाज्म में भेज देते हैं। आप चाहें तो इसे ज़बरदस्ती समझिए कि ज़बरदस्ती भेज दिया है। ये बहुत लेजी स्पर्म है जो कि पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहा है जोना पेलिसुडा को। तो इस प्रकार से इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन उन लोगों में दिया जाता है जिनके स्पर्म में पेनिट्रेशन की क्षमता नहीं होती, तो वहाँ पर डायरेक्ट स्पर्म को क्या करते हैं, ओवम के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो इस तकनीक का उपयोग करके हम ऐसे दंपति जो कि संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं उनको संतान प्राप्त करा सकते हैं। जेनेटिक्स का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।